उत्तरकाशी के नौगांव बाजार के स्योरी फल पट्टी में शनिवार शाम बादल फटा, जिसके बाद भारी नुकसान हुआ। एक आवासीय भवन गधेरे के मलबे में दब गया, जबकि 6 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। देवलसारी गधेरे में एक मशीन और कुछ 2 व्हीलर भी बह गए। एक कार भी मलबे में दब गई। खतरे को देखते हुए कई लोग घर खाली कर सुरक्षित स्थानों को कूच कर गए। बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। प्रशासन की टीम राहत बचाव में जुटी है। इधर रानीखेत रामनगर रोड पर सड़क टूटने से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। ताड़ी खेत के पास सड़क टूट गई, जिससे कई गांव का मुख्यालय से संपर्क कट गया। सड़क के टूटने से लोग पहाड़ी चढ़कर सड़क पार करने को मजबूर हुए और इस दौरान रामनगर रानीखेत आने जाने वाले वाहनों को भी दिक्कत हो रही है। गानियान धोली के पास भी सड़क धंस गई। प्रशासन पर लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। इधर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे कई जगहों पर बंद है। स्वारी घाट हेलगू घाट के पास 24 घंटे से सड़क बंद है। हेलगू घाट के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर आने की वजह से हाईवे बंद है। बंद सड़क को खोलने का काम चल रहा है। वहीं यमुनोत्री नेशनल हाईवे जंगल चट्टी, बनास और नादर चट्टी के पास 16 दिनों से बंद है। बारिश की वजह से जिले के 40 सड़कें भी इस वक्त बाधित हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 2 नई झील बनने से चिंता बढ़ गई। लैंडस्लाइड होने से तेलगाड़ का मुहाना बंद हो गया, जिसकी वजह से 2 छोटी झील बन चुकी है। शुक्रवार को ड्रोन सर्वे में इसका खुलासा हुआ। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन खराब मौसम की वजह से अब तक मौके पर नहीं पहुंच पाई। हालांकि इन झीलों का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये भविष्य में खतरे की वजह बन सकती है। देश दुनिया के माउंटेनियर्स के लिए अच्छी खबर है। हिमालय रेंज की 25 नई चोटियों को उत्तराखंड सरकार खोलने जा रही है, ताकि एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन उत्तराखंड का रुख कर सकें। उत्तराखंड में एक तरफ ट्रैकिंग रूट्स की मैपिंग हो रही है, तो माउंटेनियरिंग का शौक रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। 6000 से 7000 मीटर की ऊंचाई वाली चोटियों को टूरिज्म डिपार्टमेंट खोलने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड में इस ऊंचाई के करीब 200 पर्वत हैं, पर फिलहाल 25 को जल्द खोलने की तैयारी है। जिन्हें चोटियां खोलने का प्लान है, उनमें नीलगिरी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, चंद्र पर्वत, नारायण पर्वत, द्रौपदी का डांडा, देवी मुकुट पर्वत, नंदापाल पर्वत शामिल हैं। लगभग 600 किलोमीटर की लंबाई में हमारे पास पूरा रेंज है हमारा पूरे उत्तराखंड में, और इसमें 200 से ज़्यादा ऐसे पीक्स हैं जो 6000 मीटर से ऊपर के हैं। तो वैसे 7000 से ऊपर के जितने पीक्स हैं वो भी हैं। तो उन जगहों पे भी जहाँ पे पहले पीक्स हमारे नहीं खुले हैं और जिनको बड़ी जल्दी खोला जा सकता है। उत्तराखंड बनने के बाद अब तक एडवेंचर टूरिज्म पर ज्यादा काम नहीं हो सका है। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्शन पर भी बड़ा रोड़ा है। नंदा देवी पर्वत चढ़ने वाली मात्र 3 महिलाओं में एक और इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की अध्यक्ष रह चुकी हर्षवंती बिष्ट नई चोटियां खोलने को सही फैसला मानती हैं। उनके मुताबिक इससे हिमालय की रेंज एक्सप्लोर होगी, तो फायदा उत्तराखंड को मिलेगा। तो अच्छी बात है, माउंटेनियरिंग का प्रमोशन होगा, लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। भाई आपके पास कम पीक्स ओपन है तो लोगों को कम अवसर मिलेंगे कि भाई इन्हीं पीक्स में जाना है, इसी में होना है। कि हर गांव के पास से जो पीक्स होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, आय का आकार मिलेगा और लोगों से इंटरेक्शन का मौका भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है। 600 किलोमीटर की हिमालय की रेंज होने के बावजूद उत्तराखंड टूरिज्म के लिए इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाया है।
हालांकि अब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस प्लान पर काम शुरू कर दिया है ताकि हिमालय की चोटियों और पहाड़ियों का फायदा एडवेंचर टूरिज्म के लिए उठाया जा सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में एक ग्रामीण के घर में मगरमच्छ घुस आया। मगरमच्छ मवेशियों की तरफ बढ़ रहा था, जिसके बाद फौरन ही वन विभाग को जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम पहुंची और विशालकाय मगरमच्छ का रेस्क्यू किया, उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। घर में मगरमच्छ घुसने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि मगरमच्छ का रेस्क्यू किए जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इधर राजधानी देहरादून में स्ट्रीट डॉग्स की समस्या बढ़ती ही जा रही है और इसे सुलझाने के लिए नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। अब हर वार्ड में स्ट्रीट डॉग्स के लिए फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे ताकि इंसानों और जानवरों के बीच टकराव कम हो सके। शहर में 100 वार्डों में स्ट्रीट डॉग्स के लिए फीडिंग पॉइंट्स बनाने का खाका तैयार किया है। हर वार्ड में 10 से 15 फीडिंग पॉइंट्स निगम द्वारा बनाए जाने हैं ताकि स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी खाने की व्यवस्था सही से हो पाए। अक्सर देखा जाता है कि लोग कहीं भी स्ट्रीट डॉग्स को खाना डालते हैं तो कुत्ते झुंड में इकट्ठा होकर आक्रामक हो जाते हैं। कई बार राहगीरों और स्थानीय लोगों पर हमला भी कर देते हैं। वहीं डॉग लवर कहते हैं कि ये पहल अच्छी है। हर कॉलोनी में फीडिंग पॉइंट होंगे तो कोई भी स्ट्रीट डॉग भूखा नहीं रहेगा। डॉग्स को नियमित रूप से खाना मिलता रहेगा, जिससे वह बिल्कुल भी आक्रामक नहीं होंगे। इससे इंसानों और जानवरों के बीच एक बेहतर तालमेल बना रहेगा। यहाँ केवल खाना देने की बात नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और इंसानियत की बात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत स्ट्रीट डॉग्स को भोजन उपलब्ध कराना जरूरी है। इसी आदेश को लागू करने के लिए निगम फीडिंग पॉइंट्स तैयार कर रहा है, लेकिन चुनौती ये है कि कॉलोनियों और मोहल्ले में इसके लिए जगह नहीं मिल रही। कि अगर कोई गली है, कोई मोहल्ला है, उसमें फीडिंग पॉइंट को एलोकेट करने में पब्लिक की ही हेल्प चाहिए हमें। वो हमें बताएंगे तो वो काम इजीली हो जाएगा। उसमें पार्षद का भी रोल है, माननीय पार्षद का भी रोल है, लेकिन जनरल पब्लिक भी बताती है कि सर यहाँ पे आप एक फीडिंग पॉइंट एलोकेट करो, हमारे पास यहाँ पे 5 पेट हैं, हम उस पर ओपनली काम कर रहे हैं। फीडिंग पॉइंट्स बनाने से स्ट्रीट डॉग्स नियंत्रित जगह पर इकट्ठे होंगे। इससे इंसानों और जानवरों के बीच टकराव भी कम होगा। लेकिन ये पहल तब सफल होगी जब समाज इसके लिए निगम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। सतेंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। हल्द्वानी से सोशल मीडिया में मार्केट का एक वीडियो तेजी से वायरल है। इस वीडियो में कुछ लोग मिलकर लाठी डंडों से एक लड़के को पीट रहे हैं। ये वीडियो शुक्रवार रात को रामपुर रोड का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के पार्षद अमित बिष्ट के होटल कर्मचारियों के साथ फाइबर केबलिंग का काम कर रहे लड़कों से विवाद हो गया। विवाद बढ़ता गया, मामला मारपीट तक पहुंच गया। बीजेपी के पार्षद के शामिल होने का भी आरोप है इस पूरे विवाद में। हालांकि बाद में इस मामले में पीटने वाले और पिटने वालों के बीच समझौता हो गया। हल्द्वानी में बाजार में हुई मारपीट के मामले में बीजेपी पार्षद को पुलिस थाने ले आई, जिसके बाद सीनियर बीजेपी विधायक बंशीधर भगत कोतवाली के आगे धरने पर बैठ गए। बीजेपी पार्षद के पुलिस उत्पीड़न पर बंशीधर भगत नाराज हैं और धरने पर बैठ गए। भगत के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए। भगत को मनाने नैनीताल के एसएसपी पीएन मीणा पहुंचे। हालांकि इस पूरी तरह से भगत संतुष्ट नहीं है। मीणा पर इससे पहले कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे और नैनीताल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बंशीधर भगत नैनीताल पुलिस कप्तान प्रहलाद नारायण मीणा को खरी खोटी सुनाते दिखे और वहीं पुलिस कप्तान सफाई देते दिखे। उन्होंने कहा हम अभी छोड़ रहे हैं, अभी मैं इंस्पेक्टर को भेज रहा हूँ। इंस्पेक्टर आए 1.5 घंटे बाद। तब तक बात की खराब हो गई थी कि हम बहुत गुस्से में आ गए। हमने कहा ये कार्यकर्ता का अपमान हो रहा है तो फिर क्या करना है, हमने तो हम सड़क पर बैठ गए।
इधर उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता इलाके से लव जिहाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक यहां एक यूपी के रहने वाले मुसलमान लड़के ने पहले शादी.com पर हिंदू नाम से प्रोफाइल बनाई, हिंदू लड़की से शादी की और शादी के बाद दहेज में कैश की डिमांड करने लगा, गाड़ी की डिमांड करने लगा। जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो लड़की ने पुलिस के पास दहेज की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि जिस लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की है, लड़का खुद को मनीष चौधरी बता रहा था, असल में वो मेरठ का रहने वाला मोनिश खान है। दोनों की शादी 11 दिसंबर 2024 को हुई थी। नानकमत्ता के प्रेम पैलेस में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पुलिस ने मोनिश को गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। मामला लाइमलाइट में आया तो खूब हल्ला हुआ, कार्रवाई का शिगुफा छोड़ा गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ जहां बॉन्ड तोड़ने वाले डॉक्टर पर सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, वहीं अभी तक उन डॉक्टर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया जो एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। देहरादून में ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो सिस्टम का हिस्सा होने के बावजूद अपने अस्पताल या फिर बाहर प्रैक्टिस करने में माहिर हैं। कोई डॉक्टर जया सिद्धार्थ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है तो कोई डीएम काला क्लिनिक में। इन डॉक्टर के बकायदा नाम हॉस्पिटल के बोर्ड में मिल जाएंगे। हालांकि पूछने पर डॉक्टर साहब मुकर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनके बॉन्ड में ये कहीं नहीं लिखा कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कई मैम नाम होंगे, मैं तो ऐसे प्रैक्टिस प्राइवेट नहीं करता हूँ। अगर मैं जनरली पूछा जाए, मैं यहाँ पे पिछले 7-8 साल से कार्य कर रहा हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हूँ और शायद मेरा इसमें बोलना उचित नहीं होगा। ये तो एमएस सर के संज्ञान में होगा और उसकी इंक्वायरी भी चल रही होगी, शायद उसके अनुरूप ही वो इस पर निर्णय लेंगे। एनपीए लेकर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स पर जल्द एक्शन का दावा मंत्री धन सिंह रावत कर रहे हैं। मंत्री जी का कहना है कि डॉक्टर्स की लिस्ट तैयार कर ली गई है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। अब अगर कहीं भी डॉक्टर अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए जो है मिला या जो है कहीं से शिकायत आई तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आप देख रहे होंगे कि मैंने 234 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक कर दी है। वैसे एक महिला डॉक्टर समेत अकेले दून मेडिकल कॉलेज में 6 से ज्यादा डॉक्टर या तो अपने अस्पताल चला रहे हैं या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको ना तो कार्रवाई का डर है और ना ही नौकरी जाने का खौफ। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। इधर नैनीताल के नगारी गांव भवाली में कलयुगी बेटे पिता की हत्या कर दी। बेटे ने लाठी डंडे से पीटकर पिता को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बेटे सचिन ने पिता राजकुमार से पैसे मांगे थे। पिता ने पैसे देने से इनकार किया। बेटा सचिन नशे का आदी था। पिता को डर था कि इस पैसे का इस्तेमाल भी नशे के लिए बेटा करेगा, जिसके बाद सचिन ने आपा खो दिया और लाठी डंडे से पीटकर पिता की हत्या कर दी। पिता पुत्र एक घर में रहते थे, दोनों शराब पीने के आदी थे। आज शराब पीकर दोनों बीच में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े में बेटे के द्वारा डंडे से पीटकर अपने पिताजी की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, इसमें फॉरेंसिक की टीम है और सीनियर अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। हरिद्वार के शिवालिक नगर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। शिवालिक नगर चौक से गैस प्लांट तक बीएचईएल की जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा और इस दौरान तमाम दुकानों, शोरूम और होटल मालिकों की ओर से किए गए पक्के निर्माण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। एसडीएम जितेंद्र कुमार की अगुवाई में कार्रवाई हुई है। यहां पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी। उत्तराखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक जिलों में कार्यकारिणी घोषित की है। 3 जिलों की बाद में कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। संगठन ने जिलों में टीमों को मजबूत करने के लिए उपाध्यक्ष, महामंत्री, जिला मंत्री, कोषाध्यक्ष के साथ ही कई पदों पर पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। सीएम धामी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी।
कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ब्राह्मणों की बात की तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें कांग्रेस में नारायण दत्त तिवारी और विजय बहुगुणा की याद दिलाई। हरीश रावत के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस में दोनों ब्राह्मण मुख्यमंत्री स्वीकार किए, लेकिन सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अगर ऐसा होता तो कांग्रेस में बगावत की नौबत ही नहीं आती। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ब्राह्मणों की बात क्या छेड़ी, बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कह दिया कि कांग्रेस के 2 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों को किसने पलीता लगाया ये सब जानते हैं। अब जवाब हरीश रावत की तरफ से भी आया। हरीश रावत के मुताबिक नारायण दत्त तिवारी की सरकार चलने दी, जबकि समर्थन उनके साथ था, तो 20 साल के अनुभव के बावजूद जब विजय बहुगुणा को सीएम बनाया गया तब भी साथ दिया। हरीश रावत के मुताबिक विजय बहुगुणा ने अपने पिता के विचारों की अंत्येष्टि की और बीजेपी की गोद में चले गए। इसीलिए महेंद्र भट्ट ये सवाल विजय बहुगुणा से पूछें। हरीश रावत ने 5 साल नारायण दत्त जी की सरकार को अबाध तरीके से चलाने का काम किया, जबकि बहुमत का समर्थन मेरे साथ था। ये है हरीश रावत। और हरीश रावत ये है कि सारा प्रचार का नेतृत्व करने के बाद जो है, जब मेरे अनुभव के ऊपर 20 साल 22 साल के लेजिस्लेटिव अनुभव के ऊपर 1.5 साल के अनुभव वाले व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री बना दिया, तो तब भी मैंने कहा स्वीकार्य है, कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं किया। ब्राह्मण की बात पिता और परिवार के सम्मान पर आई तो जवाब महेंद्र भट्ट के बजाय सौरभ बहुगुणा की तरफ से आया। सौरभ बहुगुणा ने जहां नारायण दत्त तिवारी को अपने दम पर सरकार चलाने वाला नेता बताया, तो अपने पिता के कांग्रेस छोड़ने की वजह हरीश रावत को बता दिया। नारायण दत्त तिवारी जी उनसे 100 गुना बड़े नेता थे और आप सबको मालूम है कि प्रदेश अध्यक्ष होते हुए उन्होंने नारायण दत्त तिवारी की सरकार में कैसे उनके पुतले जलाए, दिन भर उनको परेशान करते थे, उनको खींचातान करके रखी हुई थी। तो नारायण दत्त तिवारी जी का स्टेचर इतना बड़ा था, उनका ऑरा इतना बड़ा था कि हरीश रावत जी उस ऑरा को क्रॉस नहीं कर पाए, उस स्टेचर को क्रॉस नहीं कर पाए। जहाँ तक पिताजी की उन्होंने बात कही, पिताजी के साथ क्या हुआ ये आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग सीनियर लोग हैं, आप सबको पता है, प्रदेश की जनता को पता है कि किस तरीके से जिस दिन से उन्होंने कमान संभाली और सरकार गिराने के लिए लगातार ये कोशिश करते रहे, परेशान करवाते रहे, विधायकों के माध्यम से परेशान करवाते रहे। एक 4 लाइनों में उनकी राजनीति समाप्त करना चाहूँगा कि तुम्हारे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है और कमाल यह है कि तुमको फिर भी यकीन नहीं है। बात कांग्रेस नेता हरीश रावत के उस बयान से शुरू हुई जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के कांग्रेस के साथ आने की बात कही और बीजेपी से ब्राह्मणों को नाराज बताया। उसी बात को बीजेपी ने कांग्रेस में ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के हाल से जोड़ा और उसी बयान के बाद वार पलटवार जारी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और हरीश रावत के ब्राह्मण वाले बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में भी सियासत जारी है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस में सबका सम्मान है, जबकि बीजेपी ब्राह्मणों को अपना गुलाम समझती है और जानती है कि ये धर्म के नाम पर साथ रहेंगे। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने ब्राह्मणों का उत्पीड़न ही किया है। टेकिन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनको, सोचते हैं कि ये तो गुलाम है, ये तो देंगे ही देंगे वोट, इनको तो देना ही देना है, ये तो धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर ये देंगे ही देंगे, तो इसलिए उनकी परवाह भी नहीं करते। आप देखो ना, इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, पूरा उत्तराखंड त्राहिमाम कर रहा है। कहाँ है मोदी जी, कहाँ है देश के वो बड़े नेता जिनको केदारनाथ बद्रीनाथ सब याद आता है। तो क्या जितने 2002 में ब्राह्मणों को टिकट मिले थे उतने 2007 में दिए थे क्या? 2012 में दिए थे क्या? 2017 में दिए थे? 2022 में दिए थे? नगर पालिकाओं में क्या स्थिति ब्राह्मणों की रही? ये कहने के लिए ठीक है, हरीश रावत जी तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए राजनीतिक रूप से उन्होंने ये बात कह दी, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा से पूछें कि उन्होंने कितने ब्राह्मणों का कल्याण किया या कितने ब्राह्मणों को आगे बढ़ाया। देहरादून से कथियान जा रही उत्तराखंड रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई। गनीमत ये रही कि हादसा बहुत बड़ा नहीं था। बस ड्राइवर की सूझबूझ से 18 यात्रियों की जान बच गई। बस चक्राता से पहले जंगलात बैरियर के पास मलबे को क्रॉस कर रही थी और इसी दौरान बस का पिछला टायर रोड से खिसक गया। बेकाबू हुई बस को ड्राइवर ने बमुश्किल काबू में किया और सभी की जान बचाई। बाद में बस को जेसीबी की मदद से निकाला गया। बस को भी सुरक्षित आगे रवाना कर दिया गया है।
जोशीमठ के नृसिंह मंदिर और रवि ग्राम में भव्य फूलकोट मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मां चंडिका की विशेष पूजा अर्चना की गई और इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ में पौराणिक फूलकोट मेले की धूम है। इस मेले में हर घर से घी का दीपक जलाकर लाया जाता है, जिन्हें देवता का प्रतीक माना जाता है। इस मेले में ब्रह्म कमल की खास मान्यता है। माना जाता है कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में खिलने वाले ब्रह्म कमल के रूप में भगवान शिव स्वयं मां चंडिका के मंदिर में आते हैं। इन ब्रह्म कमलों से मां चंडिका का श्रृंगार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव ब्रह्म कमल के रूप में मां चंडिका के क्रोध को शांत करने के लिए उनके चरणों में आ जाते हैं, इसलिए ब्रह्म कमल को शिव का प्रतीक भी माना जाता है। तो मात्रा में होता है। अखंड दीपक भगवती के जलाए जाते हैं और 24 घंटे की ये पूजा अखंड दीप के साथ होती है और समृद्धि की कामना होती है। देवताओं के रूप में पानस लाए जाते हैं और बत्ती बलती है। यहाँ पर ये देवताओं के रूप में है और जो है यहाँ पर देवता भगवती की उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं कि हमको जो है इस कष्ट से निवारण करें। 3 दिनों तक चले इस उत्सव में विशेष पूजा अर्चना और चंडी पाठ का आयोजन किया जाता है। महिलाएं भजन कीर्तन कर मां दुर्गा से सुख शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। मेले के आखिरी दिन मां चंडिका को विदा किया जाता है। मां चंडिका का भव्य श्रृंगार होता है। वहाँ से यहाँ पर घी के अखंड दिए पूरे क्षेत्र की रिद्धि सिद्धि और समृद्धि के लिए मां चंडिका के पास जलाए जाते हैं। रात भर यहाँ पर कीर्तन भजन होता है, लोग जगराते करते हैं और आज सायंकालीन पूजा के पश्चात मां चंडिका जी की जो मूर्ति है वो अपने स्थान पर वापस रख दी जाती है। अपने पूरे जोशीमठ क्षेत्र की खुशहाली के लिए माता को नरसिंह मंदिर से हम मायके बुलाया जाता है और इस समय सबने विदा करके बड़े उल्लास के साथ और माता को तैयार करके सारा भेंट बटोरी सब कुछ दे के हमें माता को विदा किया। देवभूमि को देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ चारों धाम के साथ साथ अनेक देवी देवताओं के ऐसे मंदिर हैं जहाँ की अलग अलग परंपराएं हैं। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। इधर उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल में इस साल बटर फेस्टिवल धराली आपदा के कारण 20 दिन बाद मनाया गया। ग्रामीणों ने दूध दही मक्खन की होली खेली। वहीं राधा कृष्ण बने पात्रों ने दही की हांडी को फोड़कर गांव वालों को आशीर्वाद दिया। साथ ही दूध दही वन देवियों देवताओं को भोग लगाया गया। दयारा बुग्याल में हर साल दयारा पर्यटन समिति रैथल और आसपास के गांव वालों की ओर से भाद्रपद की संक्रांति के दिन मनाया जाता है ये फेस्टिवल। इस साल धराली आपदा की वजह से इसका वक्त और तिथि में बदलाव किया गया। गांव वालों ने संक्रांति से तकरीबन 20 दिन बाद मेले का आयोजन किया और इस दौरान क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। दिनारा स्थान पर है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हमारे स्थानीय लोग यहाँ पर दूध मक्खन मट्ठा की जो रूढ़ी उत्सव है उसका त्योहार मनाते हैं। यह अनोखा फेस्टिवल है, देश दुनिया में इसकी पहचान बनी है। 6 तारीख को, इसके 6 सितंबर को इसका आयोजन यहाँ पर किया गया। काफी मात्रा में यहाँ पे लोग आए थे। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने काफी भव्यता से इस अनोखे फेस्टिवल का आनंद लिया।